इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपना जो हमारा जून 2023 को एग्ज़ाम हुआ था MMPH 002 जो कि हमारा MBA HR से स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, तो उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा HRD मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है हमारा HRD मैट्रिक्स और उसके जो HRD प्रोसेसेस हैं और HRD क्लाइमेट वेरिएबल्स। तो इसका बुक में बहुत काफ़ी लंबा प्रोसेस दिया हुआ है, उसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये बुक में से ही मैं मेन क्रक्स बताऊंगी कि HRD प्रोसेसेस में हमें क्या लिखना है। तो HRD प्रोसेसेस एंड HRD क्लाइमेट वेरिएबल्स में पहले HRD मैकेनिज्म जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं आप, तो ये तो लिखना ही लिखना है। लेकिन जो इसके अंडर में इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं ना, इसमें से कोई भी आप 4 to 5 उठाकर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा HRD प्रोसेसेस एंड क्लाइमेट वेरिएबल्स, जो कि हमारा एक है आउटकम वेरिएबल्स, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या डालने हैं, कंपनी के इंटरनल वेरिएबल्स, और ये हैं हमारे आउटसाइड वेरिएबल्स, ठीक है। कंपनी के भी इंटरनल और आउटसाइड वेरिएबल्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दो वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें से हमने कौन कौन से चूज़ किए हैं, हमने चूज़ किए हैं कि हम डालेंगे HRD का डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि HRD डिपार्टमेंट डालना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ फाइनेंस, वेदर इट इज़ मार्केटिंग या फिर कोई भी अकाउंट्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिव्यू, डिस्कशन और फीडबैक काउंसलिंग, ठीक है, ये डाल दो, और एक रोल एनालिसिस। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट हो गए हैं, 5 पॉइंट्स डाल दिए। नेक्स्ट है हमारे प्रोसेसेस, HRD प्रोसेसेस और उसके क्लाइमेट के वेरिएबल्स क्या क्या हैं। तो रोल क्लैरिटी, अवेयरनेस ऑफ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर जॉब परफॉर्मेंस, क्या क्या, अवेयरनेस ऑफ कॉम्पिटेंसीज, जो भी ज़रूरत है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। कॉम्पिटेंसीज यानी कि स्किल्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारी आउटर पर्सनैलिटी, कैसे तुम दिख रहे हो, कैसे तुम्हारा चलने का स्टाइल है, कैसे तुम्हारा बात करने का स्टाइल है, क्या क्या तुम्हारी और एबिलिटीज़ हैं, उन सब पे क्या होता है, उनके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है एक पर्सन में, इंडिविजुअल में, जब वो अप्लाई करने जा रहा है HRD डिपार्टमेंट में। इज़ इट ओके? नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन, उसका कैसा है, प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है। तो हर इंसान को प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं, एकदम से रिएक्ट ना करने की ही एक बहुत बड़ा टैलेंट कह सकते हैं हम इसको, टैलेंट होता है ये भी एक, ठीक है। HRD आउटकम वेरिएबल्स और HRD आउटकम वेरिएबल्स, ये दो आउटकम वेरिएबल्स क्यों हैं? क्योंकि एक है हमारा अदर फैक्टर्स जो होते हैं ना, उसका इंटरनल वाला कंपनी का, और ये हमारा एक्सटर्नल अदर फैक्टर्स, जो कि जैसे एनवायरनमेंट हो गए, और क्या क्या हो गए, हमारे टेक्नोलॉजी हो गई, रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो अब इसमें से लिखना क्या है, मेन वो देख लो। मेन लिखना है सबसे पहले रोल क्लैरिटी, मैंने हाईलाइट कर दिया, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो भाई हमने पढ़ने का कभी सोचा ही नहीं। तो द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड देयर टारगेट्स, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, प्रोसेसेस, एक्सपेक्टेशंस एट वर्क इज़ रेफर्ड टू एज रोल क्लैरिटी। उसे क्या बोलते हैं? रोल क्लैरिटी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकाउंटेबिलिटी हैं, प्रोसेसेस, एक्सपेक्टेशंस एंड एट वर्क, ठीक है। तो अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, जो हम ये सब प्रोसेसेस और मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, सब सिस्टम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के, क्या आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट पता है क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होता क्या है। एक सेट होता है भाई एट्रीब्यूट्स का, किसका? एट्रीब्यूट्स का, कि विच कैन बी परसीव, जो हम परसीव करते हैं, कैसे अपनी एबिलिटी जो टू परसीव, कहते हैं ना कि हम कैसे उसको रिसीव कर रहे हैं उन सिग्नल्स को, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है विच कैन बी परसीव्ड अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो तुम सोच रहे हो या तो एस्टेब्लिश करने की या फिर जिसको ज्वाइन करने की, ठीक है। एंड इट्स सबसिस्टम एंड दैट मे बी इंड्यूस्ड इन दैट वे, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सबसिस्टम्स डील विद देयर मेंबर्स एंड एनवायरनमेंट, ओके। उसके साथ तुम कैसे डील करने वाले हो, उनके मेंबर्स को कैसे डील करने वाले हो, ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की डेफिनेशन, ठीक है। ये मैंने आपको ओरली बता दी, अब बाकी रिटर्न आपको कैसे करनी है वो आप देख लेना।
तो रोल क्लैरिटी क्या होता है हमारा, ये पढ़ लिया हमने। डिग्री होती है कि कैसे तुम एम्प्लॉयज़ को समझते हो, उनके टारगेट्स को समझते हो, उनके टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोसेसेस और एक्सपेक्टेशंस पे काम कैसे करते हो, कैसे तुम उनको असाइन करते हो उनके टास्क, कैसे तुम अलॉट करते हो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेलीगेशन कैसे करते हो, ये सब होता है हमारा रोल को क्लैरिटी करना। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रीरिक्विसाइट है फॉर प्रोडक्टिविटी, और लैक ऑफ इट कैन लीड टू स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन, जो कि हर इंडिविजुअल में चल ही रहा है। रोल क्लैरिटी क्रिटिकल है फॉर रिड्यूसिंग नेगेटिव सेंटीमेंट्स और इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट है 75% ऑफ एम्प्लॉयज विद स्ट्रॉन्ग रोल क्लैरिटी आर मच मोर एंथुसियास्टिक अबाउट देयर वर्क एंड हैव हायर जॉब सेटिस्फैक्शन दैन अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे कि अवेयरनेस क्या क्या है, कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर जॉब परफॉर्मेंस। तो कॉम्पिटेंसीज कैन बी सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल नॉलेज। ऑब्जर्व कैसे करते हैं हम और अपना मेजर कैसे करते हैं, ये है हमारा कॉम्पिटेंसीज के सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल, कैन बी अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तुम्हारी पर्सनल, तुम्हारी खुद की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंप्रूव करती है किसमें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड इन टर्न इन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्किल्स इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड देम। ठीक, ये एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड टू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को एक ये भी डाल सकते हो, लेकिन कंसंट्रेट ऑन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग माइलस्टोन पे ज़्यादा ये अचीव करने पे फोकस करता है रेदर देन अल्टीमेट प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है, और ये हेल्प करता है गैप को फिल करने में परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं बोल रही थी कि भाई प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए तुम्हें। तो प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटेशन एंटेल्स एंटिसिपेटिंग, टेकिंग एक्शन एंड मेंटेनिंग कंट्रोल। ठीक है, तुम्हारा खुद पे कितना कंट्रोल है, कैसे तुम एंटिसिपेट कर सकते हो कि कौन कौन से रिस्क, अनसर्टेन रिस्क आ सकते हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए पहले ही तुमने क्या क्या प्रिपरेशन की हुई है। ठीक है, तो इस बारे में भी तुम्हें ओरिएंटेशन में जाके अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए। तो प्रोएक्टिव आर टेकिंग इनिशिएटिव, प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम एंड टेकिंग प्रिवेंटिव एक्शंस। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शंस, प्रोएक्टिव ओरिएंटेशन, प्रिवेंटिव एक्शंस। In terms of planning, organization must be proactive. They need to be prepared for the future. उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कैसे करोगे तुम ऑर्गेनाइजेशन पर, ट्रस्ट जो कि तुम्हारा बहुत ही अननोन है, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रस्ट बना के ही चलना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट इज़ योर एम्प्लॉयज़ बिलीफ। तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनका विश्वास, उनका बिलीफ होना तुम्हारी कंपनी के कंडक्ट में बहुत ज़रूरी है। दिस कैन इंक्लूड ट्रस्ट इन मैनेजमेंट और इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स। कौन कौन से एस्पेक्ट्स, उन कंपनी का गोल क्या है, विजन, मिशन और उस नेचर ऑफ लीडरशिप क्या है, आइडियोलॉजी, कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑटोनॉमी और टॉलरेंस क्या है। इसमें से कोई 2-3 उठाकर डाल देना। उसके बाद एक कोलैबोरेशन और टीम वर्क और कोलैबोरेशन जब कंबाइन होते हैं तो बनता है एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ कैन वर्क टुगेदर टू अचीव गोल्स यूजिंग पावरफुल स्किल्स एंड सक्सेसफुल वर्क। कोलैबोरेटिव टीम वर्क कैन बूस्ट इनोवेशन, job happiness, problem solving abilities and development of superior soft skills, more than sufficient। next है हमारा collaboration in the workplace। जो collaboration है अगर तुम्हारा वर्क प्लेस में, तो ये set of taught abilities that can boost productivity, solve problems, promote good relationship and foster cooperation। collaboration के नाम से ही क्या है कि good relationship होता है और foster होता है cooperation। ठीक है, जब एक इंसान एक काम कर रहा होता है ना, तो वो सारे 10 के 10 एस्पेक्ट को देखेगा, लेकिन जब एक और इंसान प्लस हो जाता है ना, तो आधों को वो देखता है और आधों को वो देखता है। वो कहता है अब तो चाहे जो हो जाए, अब तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये होती है कोलैबोरेशन की ताकत। ऑथेंटिसिटी में क्या है हमारा कि आइडेंटिफाई करता है एक सिग्निफिकेंट एसेट फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस। ग्रोइंग बॉडी ऑफ द रिसर्च एंड ऑन ऑथेंटिसिटी हैज़ डिस्कवर्ड अ स्लीव ऑफ एडवांटेजेस। कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्या क्या, कि इम्प्रूव करता है वेलबींग और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद की सेटिस्फेक्शन और लाइफ की सेटिस्फेक्शन। और ऑथेंटिसिटी का दूसरे वर्ड में कहते हैं फील वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत धांसू। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा ओपननेस, एक क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इट स्पीक्स टू व्हाट पीपल वांट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ये होता है हमारा ओपननेस।
मतलब हर चीज़ में तुम्हें क्या करना है, प्रोवाइड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी, ताकि एम्प्लॉयज़ अवेयर हो जाएं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो भी उनके डिसीजंस हों उसमें पूरा अपना सपोर्ट एफर्ट दे सके। इसको कहते हैं ओपननेस टू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। सम पीपल एन्जॉय टेकिंग रिस्क while others prefer stability and avoid taking any risk at all. A risk taker is someone who puts everything on the line in the hopes of succeeding, or who accept a higher chances of losing money in their decision and tolerates uncertainty. एक होता है भाई जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितना ही उसको लॉस हो जाए, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे रिस्क टेकर। एक होते हैं रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स कौन होते हैं? जो रिस्क लेने से बचते हैं। रिस्क एवर्स जो रिस्क से भागते हैं, ठीक है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते ज़्यादा रिस्क, तो उनको क्या करना होता है, हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अ फर्म हैज़ रिस्क टेकिंग कल्चर। एक रिस्क टेकिंग कल्चर है फर्म का। when its employees are aware of the risk involved in each circumstance and take measured chances, ठीक है, तो दे मे रीप बेनिफिट्स। ऑब्वियसली उनको बेनिफिट्स होगा ऑफ टेकिंग रिस्क इन द बिजनेस इफ दे रेगुलर माइट मेक राइट डिसीजंस एंड रिप्रेजेंट द रिस्क टेकिंग कल्चर यू हैव फॉस्टर्ड इन देयर ओवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू जनरेशन। मैंने सिर्फ 8 पॉइंट्स ही लर्न किए थे, बाकी आपको देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन क्या, याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स से मेन ही करती हूँ मैं, ज़्यादा फालतू के इधर उधर। Communication of plans, policies and role expectation is known as clarifying. Clarifying behavior has the goal of guiding and coordinating work activity, ensuring that everyone knows what to do and how to perform it. सबको पता है कि क्या करना है और कैसे इसको परफॉर्म करना है, तो ये क्या होता है हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो पहले से ही प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं उनको कहते हैं। अब एक आउटसाइड मतलब अदर फैक्टर्स में क्या क्या डाल सकते हो आप, जैसे कि पर्सनल पॉलिसीज़ हो गई, टॉप मैनेजमेंट स्टाइल हो गए, इन्वेस्टमेंट और HRD हो गए, और टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट और हिस्ट्री, ठीक है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मैकेनिज्म क्या क्या होंगे, इश्यूज़ क्या क्या हैं, HRD के चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, और हाईलाइट द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन HRD। नेक्स्ट करेंगे मीनिंग और पर्सपेक्टिव ऑफ कैरियर प्लानिंग और कैरियर ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है, क्लियर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।